जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोग का सोल्यूशन अड्डा विथ एआई में। दोस्तों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 7। तो जो कि वर्तमान समय के ट्रेंड को देखते हुए एनसीईआरटी जितने भी बिहार में एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी को कवर करना। तो जो ये पुस्तक है प्योर एनसीईआरटी बेस्ड पे पुस्तकें हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न के साथ। और पहला प्रश्न हम लोग का है ये। पहला प्रश्न है, मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। बिल्कुल सही है। पादप तथा अन्य ऐसे जीव जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन करते हैं। बिल्कुल गलत है। जीव जो होते हैं यहाँ पे, ये जो जीव हैं ये गलत है। ठीक है, बाकी पादप जो होते हैं जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। तो सिर्फ पादप अगर रहता तो हम लोग सही करते हैं। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। इसका सोल्यूशन लिखा हुआ है कि मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। ये सभी पदार्थ उसके परिवेश में उपलब्ध रहते हैं। ठीक है, तो ये उसका होगा। दूसरा क्वेश्चन है, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उनके उपयोग के विधि को क्या कहते हैं। तो उसके बोलते हैं पोषण। क्या बोलते हैं? पोषण। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी सजीव द्वारा भोजन ग्रहण करने में इनके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्व संश्लेषण करते हैं, स्वपोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वपोषण। स्वपोषण का मतलब होता है खुद तैयार करना। ठीक है, पादपों की खाद्य फैक्ट्री होती है क्या? तो पत्तियां। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एसएससी सेंट्रल लेवल से लेकर जो भी बिहार के एग्जाम हुए हैं उसमें से बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आप देखेंगे टीआरई 2 का भी ये क्वेश्चन है, टीआरई 2 का है, क्योंकि टीआरई में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड आ रहे हैं। और ये क्वेश्चन आपको बिहार एसआई में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ। खाद्य जो पत्तियाँ, जो पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ होती है, सभी कच्चे पदार्थ पत्तियाँ तक पहुँचाने के लिए मृदा में उपस्थित एवं जल खनिज जड़ के द्वारा अवशोषित किया जाता है। क्या चीज़ के द्वारा? जड़ के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से असत कथन की पहचान करें। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करते। बिल्कुल सही है। मृदा में उपस्थित एवं जल खनिज मूल द्वारा अवशोषित करते हैं। सही है। जल एवं खनिज वाहिकों द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिका नली के समान है। ठीक है, तो इसका देखिए क्या इसका आंसर होगा। तो इसका क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन कि असत कथन की पहचान करें। तो ये तो तीनों सही है, तो इसका असत कथन क्या होगा? डी, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरोफिल के बारे में असत कथन की पहचान करें। तो इसका असत कथन कह रहा है तो यह हरे रंग के अलावा अन्य पत्तियों में पाया जाता है। बिल्कुल ही गलत है। सिर्फ और सिर्फ हरे रंग में पाया जाता है। बाकी अन्य पत्ते जैसे जो भी रंग बिरंगे होते हैं वो क्या होते हैं? मतलब वो क्लोरोफिल नहीं होते हैं, क्रोमोफिल होता है। ठीक है, चलिए आगे। और नेक्स्ट है कि यह सौर ऊर्जा को संग्रह करने में पत्ती को सहायता करता है। बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण अनिवार्य रूप क्लोरोफिल है। सही है। आज क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम युक्त होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती को क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। बिल्कुल ही सही है। तो क्या कह रहा है? असत्य कथन। तो असत्य केवल एक होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ कि पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश सौर ऊर्जा संग्रहण करने में पत्ती सहायता करते हैं। ठीक है, अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ठीक, शरीर की सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहा जाता है? तो सूक्ष्म इकाई को जो कहा जाता है कोशिका। क्या कहा जाता है? सेल। CELL, सेल। ठीक है, यही जो कोशिका का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट में करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो उत्तर को कोशिका के जो समूह होते हैं उसको क्या कहते हैं? ठीक है, हाँ आगे देखते हैं।
अच्छा, ये जो कोशिका की जो खोज हुई थी किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। मृत कोशिका की खोज किया, ठीक। आगे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, कोशिका एक बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, तो कोशिका किसके द्वारा घिरी होती है? तो कोशिका जो घिरी होती है, कोशिका झिल्ली द्वारा घिरी होती है। क्या चीज़ के द्वारा? कोशिका झिल्ली द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये देखिए जो है कोशिका, मतलब ये चित्र है, ठीक है, सेल का चित्र है, देखिए। और कोशिका झिल्ली द्वारा ये घिरा होता है, ठीक है। कोशिका झिल्ली है, और ये जो बीच में जो है, ये बीच बीच में जो है, ये बूंदे बूंदी जो है, जैसे रेड रेड कलर का जो है, ये क्या है? कोशिका द्रव है, ठीक है। और ये जो है बीच, ये केंद्रक है। क्या है? केंद्रक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि कोशिका का केंद्रक चारों तरफ से एक ऐसी जेली पदार्थ से घिरा होता है, क्या कहलाता है? तो केंद्रक कोशिका द्रव कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका द्रव, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? जैसे कि मैंने पिछले प्रश्न में पढ़ा कि सूर्य का प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। अच्छा, बहुत लोग को लगता है कि ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो इसका इसका सही आंसर होगा डी, क्योंकि ऑक्सीजन की जगह ये CO2 लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन को क्या करेंगे? छोड़ेंगे, तभी तो हम लोग को मिलता है। अगर ये ऑक्सीजन लेंगे तो इतने सारे पेड़ हैं कि मनुष्य की जो भी ऑक्सीजन की आवश्यकता पूर्ति है पेड़ ही ले लेंगे, ठीक। तो इसका सही उत्तर होगा डी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लोरोफिल जो है सूर्य पर प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल संश्लेषण के लिए आवश्यक है, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन को ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है वही ज़्यादातर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन को पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ आप लोग का। बस सीधे हम लोग डायरेक्ट रिवीजन करेंगे, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो मैं ज़रूर बताऊँगा आप लोग को, ठीक। तो फिर 10 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। तो पहला कथन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा केवल ऑक्सीजन गैस बनती नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हरे भागों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, बिल्कुल सही है। पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण को संपन्न होना दिखता है, बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर केवल 2 और 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय पादपों में प्रकाश संश्लेषण ज़्यादातर होता है कैसा? तो तना में होता है। कैसा होता है? तना में होता है, ठीक है। गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंकी कौन से पादप होते हैं? देखिए होगा, शैवाल होगा। तो जो भी हम लोग हरा, जो मतलब अवपंकी देखते हैं, अवपंकी मतलब गिन गिन देखते हैं हम लोग, जमा हुआ रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? शैवाल। क्या वो? शैवाल है, ठीक है। सवाल के बारे में एवं कारण के संदर्भ में कौन सा विकल्प दोनों के बीच सही है? तो पहला क्वेश्चन है कि शैवाल प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम है, सही है। शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, जैसे यह हरा रंग का दिखता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। कोई भी जितने भी पादप होते हैं वो हरे रंग किस लिए दिखते हैं? क्योंकि क्लोरोफिल उसमें होता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला, कार्बोहाइड्रेट में पाया जाने वाला संगठन नहीं है, तो क्या नहीं है? तो नाइट्रोजन नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कथनों सत्य की पहचान करें। तो पहला कि पादप नाइट्रोजन का अवशोषण गैसीय अवस्था में होता है, बिल्कुल गलत है, ये CO2 का करता है, ठीक है। प्रोटीन एक नाइट्रोजन पदार्थ है, बिल्कुल सही। प्रोटीन क्या है? एक नाइट्रोजन पदार्थ है, ठीक है। गैसीय नाइट्रोजन कवक उपयोगी यौगिक में परिवर्तन कर देता है, नहीं। प्रत्येक पादप में क्लोरोफिल है, बिल्कुल गलत है। जो रंग बिरंगे होते हैं वो तो क्लोरोफिल नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमरबेल किस प्रकार का पोषण प्रणाली का है? तो विषम पोषी है। क्या ये विषम पोषी है? अच्छा, ये क्यों विषम पोषी है? तो जो परपोषिक जो अमूल्य हैं पोषकों से वंचित करते हैं, इन्हें परपोषी। क्या ये है कि अमरबेल क्या करता है कि दूसरे का जो भी मतलब खाद्य पदार्थ होता है उसको चोरी कर लेता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अमरबेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, क्या क्या है? तो पहला है कि अ, पहला कह रहा है कि यह विषम पोषी प्रणाली का पोषण करता है। यह
जिस वृक्ष पर रहते हैं उसे परपोषी कहते हैं। तो बिल्कुल सही है। मतलब देखिए जैसा कि कह रहा है कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है इसका। तो ऑप्शन में कि हम्म, तो क्वेश्चन कह रहा है कौन सा सही है। तो विषम पोषी प्रणाली का उपयोग पोषण करते हैं, सही है। जिस वृक्ष पर उगते हैं उसे परपोषी कहते हैं, सही है। अमरवेल परजीवी होता है, बिल्कुल सही है। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ये भी सही है। ठीक है। कीट पकड़ने वाले पादप के घट किसका रूपांतरण करता है। तो किसका कहते हैं, पत्ती का। किसका कहते हैं, पत्ती का। ये लोग क्या करते हैं, पत्ती में ही क्या मतलब वो कर लेते हैं अपने आप को, जो भी घट पड़नी होता है पत्ती में कैद कर लेते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कीटभक्षी पादप के उदाहरण हैं विंस फ्लाई एंड सैंड्यू। ठीक है। तो ये सही है। इसके घड़ा में पाचक रस एवं रोम पाया था, बिल्कुल सही है। घटा तना का उदाहरण नहीं, गलत। घटा क्या चीज़ का उदाहरण है, तो घटा इसके पत्ती का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि इष्ट एवं छत्रक होते हैं क्या। तो ये कवक है। इष्ट एवं छत्रक क्या है, कवक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवकों को वृद्धि करने के लिए कौन सी ऋतु अच्छी होती है। तो इसका होता है वर्षा। कवक, क्योंकि फंगस जो होंगे पानी में होते हैं। जब हम लोग देखते हैं कि जब बारिश का मौसम आता है तो पूरा सावन का महीना ग्रीन ग्रीन दिखता है, क्यों। बहुत ज़्यादा ज़मीन पे भी आप देखेंगे तो फंगस रहता है। तो जहाँ मुलायम ज़मीन होती है अगर वहाँ पे क्या होता है, फंगस रहता है। तो कवक जब भी वृद्धि होगी तो वर्षा की ऋतु में अच्छी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कवक के बारे में कथन पे विचार करिए। तो कवक के बारे में कह रहा है कि पहला प्रश्न है कि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ये सही है। फिर दूसरा इसमें जीवाणु समानता वायु में होता है, बिल्कुल सही है। इसकी पोषण प्रणाली मृत जीवी प्रकार की होती है, सही है। ये नम एवं उष्ण परिस्थिति में भी उग सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ओपन में से एक से अधिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह पोषण जिसमें कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं सहजीवी संबंध कहलाते हैं, सही है। वह पोषण जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषण प्राप्त करता है मृत जीवी पोषण कहलाता है, बिल्कुल सही। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी संबंध का उदाहरण है। सहजीवी संबंध का उदाहरण कौन सा है इसमें। तो केवल होगा शैवाल और कवक, और क्या होगा, एक पादप जीवाणु। ठीक है। ठीक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 4। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट अध्याय प्राणियों में पोषण, अध्याय 2। ठीक है। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी में खाद्य जो अंतर्ग्रहण की विधि है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं चूसना। मधुमक्खी क्या करती है, फूलों से रस उसकी चूसती है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जटिल खाद्य पदार्थ को सरल खाद्य पदार्थ में तोड़ना पोषण कहलाता है। तो ये बिल्कुल गलत है। सर ये पोषण भोजन से जो होते हैं पोषक तत्व प्राप्त करते हैं एवं शरीर में उनका उपयोग करता है, पाचन करता है, बिल्कुल गलत है। ठीक है। तो दोनों गलत है। इसका सही उत्तर होगा डी। ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जटिल खाद्य पदार्थ का सरल पदार्थों में परिवर्तन में टूटना एक विखंडन कहलाता है और इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम कार्बोनेट एवं कठोर कवच वाले जंतु को आहार करती है। तो स्टारफिश होगा, क्या होगा, स्टारफिश। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है पाचन का सबसे पहला प्रक्रिया क्या होता है। तो सबसे पहले होता है अंतर्ग्रहण, हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मानव का पाचन शुरू होता है कहाँ, तो मानव का पाचन शुरू होता है मुख से। कहाँ से होता है, मुख से। ठीक है। मानव के पाचन का सही क्रम क्या क्या था, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम लोग मुंह गुहिका होता है, फिर ग्रास नली होता है, फिर उसके बाद फिर क्या होता है, फिर अमाशय होता है, फिर शुद्रांग होता है। ठीक है। इसका सही उत्तर होगा 1 2 4 3। लिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान करें। तो असत्य कथन के बारे में क्या कह रहा है, आहार नल की लंबाई मुख गुहा से लेकर बड़ी आंत तक होती है, ये क्या होगा, तो ये गलत है। आहार शरीर के अंदर तले जाने पर क्या अंतर करना, सही है। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियों मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते, सही है।
शरीर के विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता है, सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, यानी ए जो है गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि मनुष्य के मुंह में कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? तो हम लोग ये क्या बोलते हैं, इंसीजर देखते हैं, कैनाइन्स देखते हैं, प्रीमोलर देखते हैं, अब मोलर देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये ऐसा आपको एक बार चित्र को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। दूध के दांत लगभग कितने वर्ष तक रहते हैं? तो दूध के जो दांत होते हैं वो 8 वर्षों तक रहते हैं, ठीक है। कितने वर्षों तक रहते हैं? 8 वर्षों तक। आगे क्वेश्चन है, कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने या फाड़ने में काम आता है? तो कौन आता है? रदनक आता है। क्या कौन सा आता है? रदनक, ठीक है। चलिए ये देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दंत क्षय में मुख्य रूप से क्या उत्तरदायी होता है? तो चॉकलेट भी, चॉकलेट ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो चॉकलेट, चीनी की मिठाई, ठंडे पेय, यानी उपयुक्त में से सभी, ठीक। तो कोशिश करें कि चॉकलेट थोड़ा कम खाएं और सामने वाले को भी कम खिलाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीभ का कार्य निम्नलिखित में से नहीं है, तो क्या इसका नहीं है? तो भोजन को लार में मिलाने कार्य करता है, तो जीव का कार्य निम्न में से नहीं है, ठीक है। भोजन को, अच्छा नहीं, क्वेश्चन ये गलत दिया और निम्न में से है, ठीक है। क्वेश्चन गलत। भोजन को लार से मिलाने का काम करता है, ठीक है। भोजन को निगलने में सहायता, ठीक है। जीभ पर स्वाद की लिखाएँ होती है, तो सहायता में विभिन्न प्रकार से स्वाद का पता चलता है, बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त से सभी, ठीक है। इसका क्वेश्चन गलत है, आप लोग थोड़ा सा इसको सही कर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान करें। तो जीभ का अगला भाग मीठे स्वाद का प्रति संवेदनशील होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि पिछला भाग जो होता है वो कड़वा स्वाद के लिए होता है, ठीक है। पीछे जो भाग होता है नमकीन और खट्टे स्वाद के लिए, सही है। तो तीनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही उत्तर होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निगला हुआ भोजन वो होता है सर्वप्रथम कहाँ जाता है? तो निगला हुआ जो सबसे पहला भोजन होता है वो ग्रास नली में जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ से भोजन हम लोग लेते हैं पाइप द्वारा, फिर ये ग्रसिका के बीच से गुजरता है, फिर जो होता है अमाशय में जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वोमन तब होती है जब ग्रसिका या ग्रास नली भोजन को स्वीकार नहीं करती है, ठीक है। वोमन तब होती है जब अमाशय भोजन को स्वीकार नहीं करती है। तो सही कथन क्या होगा? उपयुक्त असत्य कथन बोला, तो ये पहला जो है गलत है, दूसरा सत्य है, तो असत्य कथन कथन 1, ठीक है। किसका आकार अंग्रेजी के अक्षर जे के समान होता है? ठीक है, तो अंग्रेजी का अक्षर जो जे के समान होता है वो किसका होता है? तो होता है इस ये अमाशय का। किसका होता है? अमाशय का, ठीक है। हम लोग देखते हैं अमाशय का यहाँ पे है ना, ये अमाशय, तो ये क्या है? ये जी आकार का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग क्या कहलाता है? आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कहलाता है अमाशय। क्या कहलाता है? अमाशय, ठीक है। मनुष्य में अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? अमाशय में जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। आहार नाल के किस भाग के द्वारा जल जो होता है जठर रस का स्रावन होता है? तो जठर रस कैसे होता है? अमाशय से, पेनक्रियाज जिसको बोलता है, ठीक है। अमाशय, सॉरी। अमाशय के बारे में लिखित कथन पर विचार करें। तो पहला जो क्वेश्चन है, एक मिनट, पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अमाशय के बारे में, तो जठर रस का स्राव अमाशय के श्लेष्मा से होता है, सही है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव भी अमाशय से होता है, बिल्कुल सही है। अमाशय के भोजन जो भोजन होते हैं अम्लीय होते हैं, सही है। तो अमाशय में ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा हानिकारक जीवाणु को नष्ट करते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका चारों उत्तर जो है सही है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त में से सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जठर रस का काम क्या है? तो जठर रस का जो काम होता है प्रोटीन को सरल पदार्थ में विघटित करना होता है। क्या होता है? प्रोटीन को सरल पदार्थ में विघटित करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी आहार नालिका किसका है? सबसे लंबी जो आहार नालिका होता है क्षुद्रांत का होता है। किसका होता है? क्षुद्रांत का, ठीक है। जो कि 7.5 मीटर लंबी होती है, ठीक है। अत्यधिक कुंडली इसकी होती है, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन है जो अग्नाशय एवं यकृत के स्राव को प्राप्त करता है? तो इसका सही उत्तर होगा क्षुद्रांत। क्या होगा? क्षुद्रांत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो यकृत। लीवर जो होता है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, हमेशा ध्यान रखिए। लीवर जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, ठीक है। पितरस का श्रावण होता है कहाँ? तो पितरस का श्रावण होता है यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में, ठीक है। पितरस का संग्रहण कहाँ होता है? संग्रहण पित्ताशय में होता है, ठीक है। पितरस किसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये निभाता है वसा के। किसका निभाता है? वसा का, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत कथन की पहचान कर। जो बृहदान्त्र में आंतररस पाचन क्रिया पूर्ण करता नहीं या पूर्ण नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, बिल्कुल सही है। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है, सही है। प्रोटीन एमिनो में परिवर्तित करता है, सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक नंबर जो है गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थिर रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है, इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। तो क्या है ये? यहाँ पे देखिए इसका जो है आंसर और क्वेश्चन एक ही में दे दिया। देखिए यहाँ पे अवशोषण कहते हैं, ठीक है। अवशोषण नहीं तो किसको कहते हैं? तो शायद मिसप्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। वायु एवं भोजन मार्ग किस में एक ही होता है? तो वायु एवं भोजन मार्ग जो होता है ग्रसनी में। ग्रसनी में जो होता है एक ही होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसकी आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचना होती है? तो किस पे होती है? क्षुद्रांत पे होता है। किस पे होता है? क्षुद्रांत पे होता है, ठीक है। देखो कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन किसकी सहायता से होती है? ये होती है आपका ऑक्सीजन की सहायता। ये जो प्रश्न आए हुए हैं, ये प्रश्न जो आए हुए हैं, ये TRE 3 के क्वेश्चन है, ठीक है। TRE 3 के क्वेश्चन है और सीटेट में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। सीटेट में पूछे गए हैं। तो TRE 4 या सीटेट चाहे जो भी एग्जाम है उसके लिए NCERT बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी प्रश्न अब एग्जाम में बन रहे हैं उस सारे का बेस्ट जो है NCERT है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अवशोषित पदार्थ का रूपांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहाँ तक उनका प्रयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? इस प्रक्रम को कहते हैं स्वांगीकरण। क्या बोलते हैं? स्वांगीकरण कहता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा B, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता तथा अवशोषण नहीं होता, वह कहाँ भेजा जाता है? तो भेजा जाता है बृहदान्त्र पे। कहाँ भेजा जाता है? बृहदान्त्र पे, ठीक है। रूमैटिन अथवा रोमंथी जंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो रूमैटिन अथवा उसके बारे में कहा जा रहा है। तो रूमैटिन के आमाशय 4 भागों में बांटा होता है, सही है। रूमैटिन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, सही है। बाद में जंतु इसे छोटे छोटे पिंडों के रूप में मूल में लाता है तथा इसे चबाता है। रोमंथन या जुगाली करता है। तो रोमंथन जो होता है जुगाली करता है, यानी रोमंथन का मतलब क्या होता है? जुगाली करना, ठीक है। तो सही है, तीनों सही है, यानी 1 2 3 कथन सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला प्रश्न है कि घास में सेलुलोज की प्रचुरता होता है, बिल्कुल सही है। और एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट हो, बिल्कुल सत्य है। जो सेलुलोज होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग। हिरन आदि के रुमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। हिरन क्या, जितने भी लोग सेलुलोज खाते हैं, मतलब ग्रहण करते हैं, उनके अंदर वो होती है कि वो सेलुलोज को पाचन कर सकते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता, बिल्कुल सही है। मानव तो बिल्कुल भी नहीं कर पाता, मतलब ना मात्र के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ को गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायक होती है वो निम्न किस में पाया जाता है? तो अमीबा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? जो पदार्थ होता है वो किस में पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अमीबा के संदर्भ में लिखित कथन पर विचार करें। तो पहला इसका जो कथन है, पहला कथन है कि यह जलाशय में पाया जाने वाला एकमात्र एक कोशिकीय जीव है, सही है। अमीबा अपनी आकृति एवं स्थिति निरंतर बदलते रहती, ये भी सही है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली एवं गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव में बुलबुलक समान अनेक धमनियां होती है, बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिनट, हाँ हाँ,
अच्छा, जो नेक्स्ट अब चैप्टर होगा स्टार्ट होना उष्मा, ठीक है। निखिल कथनों विचार करिए। पादप रेशा से सूती वस्त्र पाया जाता है, बिल्कुल सही है। शांतव रेशा से ऊनी वस्त्र और सूती वस्त्र नहीं गलत है, केवल इसका उत्तर से ए होगा, ठीक है। हाँ, देख कथन क्या सही है, तो कथन एक सही है, ठीक है। यहाँ पे 2 नंबर। दोनों का निम्नलिखित में सत्य घटना की पहचान करो। तो सत्य घटना तो कह रहा है कि मानव शरीर का तापमान 35 डिग्री से कम तथा 42 डिग्री से अधिक नहीं होता है, तो बिल्कुल सही है। मतलब जो नॉर्मल होता है वो इतना ही माना जाता है, ठीक है। शरीर की ताप की मापी जो होता है डॉक्टरी थर्मामीटर से करते हैं, बिल्कुल सही है। डॉक्टरी थर्मामीटर में 35 डिग्री से 42 डिग्री तक में ताप माप सकते हैं, सही है। तो उपयुक्त रूप से सारे कथन क्या है, सॉरी ये सारे कथन सही नहीं है, केवल जो है ये 1 नंबर सही है, बाकी सही कि जो माप डॉक्टरी थर्मामीटर से करते हैं गलत है। नहीं नहीं, 1 मिनट, ये जो है इसका आंसर गलत दिया हुआ, ठीक है। नहीं, हाँ ये सही है, ठीक है, और ये भी सही है, ठीक है। तो ए बी सी यानी उपयुक्त में से जो भी है सभी सही है, ठीक है। निखिल वस्तु की गर्मी की विश्वसनीय माप उसके क्या चीज़ पे की जाती है, तो उसके की जाती है ताप पे। क्या चीज़ पे की जाती है, ताप पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर के अंदर तरल पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, पारा। क्या चीज़ पाया जाता है, पारा, ठीक है। अच्छा, पारा जो होता है बल्ब में भी भरे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर की सामान्यतः ताप कितनी डिग्री सेल्सियस का होता है, तो ये जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। प्रत्येक सामान्य शरीर जो होता है उसको 37 डिग्री का होता है, बिल्कुल सही है। यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री हो, ये भी सही है। मतलब नॉर्मल जो होता है जनरली वो 37 डिग्री माना जाता है, ठीक है। शरीर का ताप कुछ अधिक तथा कुछ भी कम हो सकता है, बिल्कुल सही है। तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे क्या, कह रहा गलत करना है, तो गलत इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग के लिए आवश्यक सावधानियों में से कौन नहीं है, तो पहला तो इसका हो जाएगा कि मानव शरीर का ताप मापने को छोड़कर किसी अन्य वस्तु को ताप मापने के लिए मत कीजिए, बिल्कुल सही है। थर्मामीटर को धूप तथा आँख के पास रखने से बचाइए, ऐसा करने से टूट जाएगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कांच का होता है, ठीक है। इतना इसमें सहन करने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे इस बल्ब से पकड़ना चाहिए, बिल्कुल ही गलत है। बल्ब नहीं, बल्ब यहाँ पे लिखा हुआ है गलत है, बल्ब क्या होगा, बल्ब, ठीक है। तो बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए, ठीक है। उपयोग के बाद धोना चाहिए, धोने के लिए किसी पूतिरोधी यानी जो एंटीसेप्टिन घोल होता है उसका उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी सी नंबर जो है गलत है, ठीक है। किसी थर्मामीटर का परिसर 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तब होता है जब प्रयोगशाला थर्मामीटर होता है, ठीक है। क्या होता है, प्रयोगशाला यानी -10 डिग्री से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक प्रयोगशाला थर्मामीटर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम तथा न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए किस तापमापन का उपयोग करते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिकतम न्यूनतम तापमापी किसका किया जाता है, अधिकतम तो यानी सही उत्तर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त में से कौन सा विकल्प दोनों के भी सही संबंध दर्शाता है, तो पहला प्रश्न है कि कथन है कि किसी प्रयोगशाला में जो किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब बल्ब जल या उस वस्तु में रखा जिसका ताप मापना है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सही है, ठीक। कारण है कि जैसे ही तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं तो पारे का तल गिरने लगता है, बिल्कुल सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, कथन एवं कारण सही है एवं कारण कथन की सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो सही उत्तर होगा ए, ठीक। निम्नलिखित कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वह प्रक्रम जिसमें उष्मा किसी वस्तु को गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर रूपांतरित करता है, क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, चालन। चालन में क्या होता है ना कि माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग जब खाना बनाते हैं तो क्या करते हैं, जो पैन होता है, ठीक है। तो पैन जो जब गर्म होता है तो उसमें जो पैन में जो मतलब
जो वस्तुएं रखी होती है या फिर कुछ भी अगर हम उसमें मेटलिस्टिक चीज़ डाल देते हैं तो पेन के माध्यम से वो भी गर्म होता है हो जाता है। तो इस विधि को क्या कहते हैं, चालन। तो चालन में हमेशा क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता। अगर बाय द वे इसको मैं ऊष्मा दे रहा हूँ, ठीक है, इसमें एक लंबा सा डंडा मैं रख दिया, छड़, तो ये क्या होगा कि इसकी ऊष्मा से ये यहाँ तक गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, चालन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोसों में ऊष्मा प्रायः किस प्रक्रम द्वारा रूपांतरित होता है, स्थानांतरित होता है, सॉरी, तो ये होता है चालन विधि द्वारा। तो चालन हमेशा ध्यान रखिए, चालन जो होता है हमेशा ठोसों में होता है, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देता है उसे ऊष्मा का क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। तो चालकता का अर्थ होता है कि ऊष्मा का आसानी से आदान प्रदान करना, ठीक है। चालकता के क्या क्या उदाहरण है, तो चालकता के जो उदाहरण है, पहला तो होगा आयरन, दूसरा होगा कॉपर। प्लास्टिक कुचालक होता है, क्या होता है, कुचालक, तो ये गलत है, सही उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है। पहला, जो पदार्थ अपने उष्मा को आसानी से नहीं जाने देता उसे उष्मा क्या कहते हैं, तो उष्मा कुचालक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, कुचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उष्मा का कुचालक उदाहरण नहीं है, तो क्या नहीं है इसमें, चारा, यानी धातु जो है कुचालक नहीं है, बाकी सब कुचालक है, ठीक है। पहला है कि सागरीय समीर किस दिशा से चलती है, तो सागरीय समीर जो होता है दीन से जल में थल की ओर जाती है। दीन में क्या होता है, सागरीय समीर दीन में जल से थल की ओर चलती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे इधर से इधर से आती है, ठीक है, और किधर आती है, थल की ओर, ठीक है। देखिए, स्थलीय समीर कब चलती है, तो स्थलीय तब समीर चलती है जो होती है रात्रि में थल से जल की ओर, ठीक है, रात्रि में थल से जल की ओर, ठीक है। इस क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्माहट का अनुभव करते हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है, तो इसका प्रमुख कारण विकिरण, क्या है, विकिरण। ठीक, किस प्रक्रम के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो विकिरण के जो होता है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, विकिरण, ठीक है, चालन में होती है। हमारा शरीर किस प्रकार के परिवेश में, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा शरीर किस प्रकार परिवेश में उष्मा देता है तथा उससे उष्मा ग्रहण करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकिरण। क्या हो जाएगा, विकिरण, ठीक है। गर्मियों में हल्के कपड़े पसंद किए जाते हैं, क्यों, क्योंकि वे विकिरण का परावर्तित कर देते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। गर्मियों में आपको एक मोटा कंबल तथा एक के ऊपर एक जुड़े दो कंबल दिए जाते हैं। अब सर्दी से बचने के लिए इनमें से किसका चयन करें, तो मैं क्या करूँगा, दो पतले कंबल के मध्य फंसी वायु इससे होकर ऊष्मा को प्रवाहित नहीं होने देती है, क्योंकि दोनों वायु ऊष्मा की कुचालकता होती है, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट अध्याय 4 है, इसमें क्या, अम्ल, क्षार और लवण, ठीक है। तो दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद कैसा होता है, तो ये कैसा होता है, खट्टा होता है, कैसा होता है, खट्टा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सॉरी, निम्न में से किसका स्वाद कड़वा होता है जो स्पर्श करने पर साबुन जैसा लगता है, तो किसका होता है, बेकिंग सोडा, किसका होता है, बेकिंग सोडा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉरी, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, समाता ऐसे पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसा लगता है अम्लीय पदार्थ कहलाते हैं, तो ये क्या है, तो गलत है, ठीक है। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनके अम्ल होते हैं, ऐसे पदार्थ को रसायन प्रकृति अम्लीय होती है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये गलत है, ये सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक, ठीक। देखिए, अच्छा, जो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, लैक्टिक अम्ल हमेशा कैसे में पाया, दही में पाया जाता है, ठीक है। और एस्कॉर्बिक आंवला में, सिट्रिक फल में, ऑक्जेलिक पालक में, टार्टरिक इमली, अंगूर, कच्चे आम में, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक, ये ए नंबर, ठीक है। क्या होगा सही उत्तर, ये होगा, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जो एसिटिक अम्ल होता है सिरका में होता है, फॉर्मिक अम्ल चीटिक डंक में होता है, इसको मेथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, मेथेनोइक। ठीक। साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल जो होता है नींबू कुल के जैसे फल या जो भी खट्टे जो होते हैं संतरे वगैरह उसमें पाया जाता है। ठीक है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, क्योंकि लैक्टोबैसिलस से बनता है। लैक्टोबैसिलस जो होता है जीवाणु, उसी से दही जमता है। ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाए जाते हैं। विटामिन सी आंवला सिट्रिक फल में, टाटरिक इमली अंगूर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? दूधिया मैग्नीशियम में। ठीक है। क्षारक का नाम किसमें पाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने पानी में पाया जाता है। ठीक है। अमोनिया हाइड्रोक्साइड खिड़की कांच आदि साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन में उपयोग किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूधिया मैग्नीशियम और मिल्क और मैग्नीशियम में पाया जाता है। ठीक है। चीटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हम लोग ने पीछे पढ़ा था चीटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, जिसको मेथोनाइक अम्ल बोलते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे अम्ल के नाम किसमें पाया जाता है, तो ये लिखा हुआ है एसिटिक अम्ल सिरका में, फॉर्मिक अम्ल चीटी डंक में, साइट्रिक अम्ल नींबू में, लैक्टिक दही में। ठीक है। निम्नलिखित में से प्रकृति सूचक नहीं है, तो हल्दी है, गुड़हल का पखुंडी है, लिटमस पत्र है, लेकिन फिनोप्थैलीन नहीं है। क्या है? फिनोप्थैलीन नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से साबुन का संगठक है क्या? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बी और सी सही है। ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बोलते हैं? चूने का पानी। अमोनिया हाइड्रोक्साइड खिड़की आदि कांच साफ करने में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूधिया मिल्क और मैग्नीशियम। ठीक है। उदासीन विलयन से आप क्या समझते हैं? तो उदासीन विलयन काम क्या है? तो उदासीन विलयन जो काम है, ये ऐसे विलयन होते हैं जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग में परिवर्तित नहीं करते हैं। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक। दूसरा, गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को रंग प्रदान करता है। कौन सा रंग का होता है? तो मैजेंटा कलर का होता है। कौन सा रंग का होता है? मैजेंटा का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उदासीन अभिक्रिया में आमतौर पे क्या होता है? तो उदासीन अभिक्रिया में जो आमतौर पे होता है, पहला तो होता है उष्मा निर्मुक्त होता है, विलयन क्षारीय होता है और विलयन अम्लीय होता है, लवण और जलबंध। उपयुक्त में से सभी। क्या सही उत्तर होगा? उपयुक्त में से सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदासीनीकरण में कौन सा नया उत्पाद निर्मित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लवण। सही उत्तर क्या होगा? लवण। ठीक है। वर्षा जल में मौजूद होता है क्या? तो पहला तो इसका वर्षा जल में मौजूद सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है और कार्बोनिक अम्ल होता है। ठीक है। तो 1 2 3 सही उत्तर है इसका बी। ठीक। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्षा जल अम्लीय कैसे हो जाता है? तो क्या क्या उसका सभी कारण है? जो उसके सभी कारण होंगे वो होंगे, पहला तो होंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो वायु में प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त होती है, वर्षा में जल घुल जाती है। बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है जो वायु में प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त होता है, वर्षा जल घुल जाती है। भी सही है। सल्फर डाइऑक्साइड जो वायु में प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त होता है, यह भी वर्षा जल में घुल जाती है। सही है। तो यानी इनमें से सभी आंसर हो। ठीक है। ये जो डिस्कस दिया हुआ है सर के द्वारा, जो लिखा गया है, ये वाकई बेहतरीन है। ठीक है। और इसलिए जो डिस्क्रिप्शन है उसको उतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अभी। ठीक है। क्योंकि जो भी ऑप्शंस वगैरह हैं वही ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में लिखे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, हमारे अमाशय में अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए उदासीन मिल्क के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। किसका प्रयोग करते हैं? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे अमाशय में अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को कम करने या उदासीन करने में किसका प्रयोग करते हैं? तो किसका प्रयोग करते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। किसका प्रयोग करते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर के अमाशय में किस अम्ल का अत्यधिक श्रावण या कष्टदायक महसूस होता है? ठीक है। अत्यधिक श्रावण कष्टदायक, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अधिक मात्रा में स्राव होगा तो कष्टदायक महसूस होगा हमें। ठीक है। इससे अल्सर रोग भी हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
जब चींटी काटती है शरीर के कौन सा अम्लीय द्रव डाला जाता है? तो फॉर्मिकम डाल देती है। क्या डाल देती है? फॉर्मिकम। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न नहीं भी तो लगभग जितने भी महत्वपूर्ण एग्जाम हुए, जैसे एनडीए हैं, एनडीए हुआ, सीडीएस हुआ, या फिर यूपीएससी बीपीएससी, जितने भी एग्जाम है उसमें एक प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, कि चींटी का जो होता है फॉर्मिकम होता है। ठीक है, नेटल का पौधा वगैरह भी इसमें यूज होता है। तो ये सब चीज़ें, क्वेश्चन जो हैं एनसीईआरटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और कहीं ना कहीं टीआरई 4 में भी ये सब प्रश्न दोहराए जाएंगे। ठीक है, 100% है कि ये जो पीडीएफ जो सर के द्वारा जो बुक दिया गया है, इस बुक से नहीं भी तो लगभग 20 प्रश्न आने तय हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब चींटी काटती है तो शरीर में अम्लीय द्रव डाल देती है, तो इससे क्या प्रभाव को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैलामाइन। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी और सी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अध्याय 5, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो कागज़ के टुकड़ों को 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटना बिल्कुल सही है। फिर बाद में इसको हम कागज़ बना सकते हैं। मोमबत्ती का जलना सही है। चौक के टुकड़े को चुनना, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी सही है। ठीक है, दूसरा, दूध का दही में जमना एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। दूध का दही में जमना एक भौतिक, ये गलत है, केवल उत्तर होगा ए। ठीक है, अच्छा, भौतिक रासायनिक परिवर्तन आप लोग जानते हैं। भौतिक परिवर्तन उसको कहते हैं जब दोबारी अवस्था में उसको हम ला सकें। ठीक है, और लेकिन रासायनिक परिवर्तन उसको कहते हैं कि जब उसमें परिवर्तन हो जाए तो उसमें दोबारा सेम परिवस्था, जो पहले एक परिवस्था थी उस परिवस्था में हम लोग नहीं ला सकते हैं। ठीक है, सिंपल इसका। नेक्स्ट, चूने का पानी का दूधिया हो जाना निम्नलिखित में किसका मानक परीक्षण है? तो किसका है? ये तो कार्बन डाइऑक्साइड। किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, नहीं देखते हैं। निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन नहीं है? तो भोजन का पकना, ये भी रासायनिक है। फलों का पकना रासायनिक है। अंगूर का किण्वन रासायनिक, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, औषधि में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो औषधि में क्या होती है? रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन करके की गई है। तो कहीं ना कहीं ऐसे ही है। ठीक है, एक मिनट। हाँ हाँ, ठीक है। तो जो भी प्रत्येक जितने भी नए पदार्थ की खोज की गई है उसकी रासायनिक प्रक्रिया का अध्ययन करके किया गया, बिल्कुल सही है। रासायनिक प्रक्रिया में एक या एक से अधिक नए पदार्थ निर्मित होता है, बिल्कुल सही है। ऐसे प्रक्रिया में पदार्थ की संरचना बदल जाती है और एक नया पदार्थ बनता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इनमें से सारे सही है, यानी 1 2 3 सारे सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक परिवर्तन में निम्नलिखित घटना में कौन सही नहीं हो सकता है? तो ऊष्मा प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण, उदाहरण के लिए परावैंगनी का निर्मुक्त यानी बाहर निकलना, उसका अवशोषण होना। ठीक है, सही है। ध्वनि का उत्पन्न होना, ये भी सही है। गंध परिवर्तन होना अथवा नई गंध बनना, सही है। सामान्यतः उत्क्रमणीय होना, ये गलत है। ठीक है, उत्क्रमणीय नहीं होता है। ठीक है, लिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। तो असत्य कथन क्या कह रहा है? किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक, सही है। भोजन सामग्री बासी हो जाना भौतिक परिवर्तन है। तो भोजन सामग्री का बासी होना, हाँ सही है, उसको हम लोग गर्म करके ताज़ा कर सकते हैं। पटाखों का विस्फोट एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है, ये भी सही है। तो इनमें से कोई कथन गलत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगने की रासायनिक प्रक्रिया, बिल्कुल सही है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन जल या जलवाष्प का आवश्यक होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दोनों इसका सही उत्तर होंगे। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। सी। ठीक है, निम्नलिखित में से जंग रोकने के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं? तो जंग रोकने के लिए क्या करेंगे? पेंट करेंगे, या शरद लेपन करेंगे, और क्रोमियम लेप करेंगे। ठीक है, तो सभी सही उत्तर होगा। ठीक है, लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को घटा देता है, सही है।
घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाला लोहा को पाइप ये सब दिया लेपित होते हैं, उनमें जंग नहीं लगते हैं, सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सॉरी, मतलब लवण युक्त क्या कह रहा है कि लवण युक्त घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाला लोहा का पाइप यह सब लेपित होता है जिसमें जंग नहीं लगता है। ऐसा नहीं है कि वो अंदर से थोड़ी कर सकते हैं, तो ये कथन गलत है। स्टेनलेस स्टील में क्या नहीं होता है? तो ऑप्शन देखते हैं क्या है, क्या ऑप्शन है। तो मैग्नीज, क्रोमियम, निकेल, सल्फर, इसमें सल्फर जो होता है नहीं होता, ठीक है। क्रिस्टलीकरण का उदाहरण क्या है? तो भौतिक परिवर्तन। क्रिस्टलीकरण क्या है? तो एक भौतिक परिवर्तन होता है, ठीक है, भौतिक परिवर्तन, ठीक। अध्याय 4 है, जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होता है? ये होता है कोशिका। आप 17 जो बीपीएससी हुए हैं, जो 17वीं बीपीएससी हुआ है, उसमें ये हू बहु प्रश्न दिया गया है, हू बहु, कोई चेंजिंग नहीं। तो आप इसे ध्यान रखते हैं कि बीपीएससी वगैरह जितने भी एग्जाम हैं, यानी वो एनसीईआरटी फोकस करते हैं, तो ये सेम टू सेम कुछ प्रश्न आए हुए हैं उसमें, ठीक है। निम्नलिखित है कि जीव की प्रत्येक कोश का पोषण, परिवर्तन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों के संपादित हो करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। इस कार्य को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये जो कथन क्या है, ये कथन सही है। भोजन में संचित ऊर्जा शोषण के समय निर्मुक्त होती है, बिल्कुल सही है। जब शोषण होता है तभी भोजन में संचित ऊर्जा बाहर निकलता है। तो कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी करता है, ठीक है। तो इसका उपयुक्त आंसर होगा ए, ठीक। निखिल में कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत कथन की पहचान करें। तो पहला है कि कोशिका में ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायक होता है, सही है। सभी जीवों की कोशिका में कोशिका शोषण होता है, सही है। कोशिका के अंदर भोजन ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल विखंडित करते हैं, यह भी सही है। ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है, तो यह अवायवीय शोषण कर नहीं, ये वायवीय शोषण कराता है, तो ये गलत है। ये क्या कहलाता है? वायवीय। अब अवायवीय नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे वायवीय होगा, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। लिखित में से अवायवीय जीव क्या है? तो अवायवीय जीव जो होते हैं ईस्ट होते हैं। ईस्ट क्या है? अवायवीय जीव है, ठीक है। अवायवीय शोषण के द्वारा ईस्ट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मानव पेशी में ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज का टूटना किस रासायनिक परिवर्तन का? तो इसका सही उत्तर क्या, मतलब क्या प्रश्न है यहाँ पे दिया हुआ है? हाँ, तो यहाँ प्रश्न है कि मानव पेशी में ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज का टूटना किस रासायनिक यौगिक को दर्शाता है? तो ये होगा लैक्टिक एसिड। क्या होगा? लैक्टिक एसिड, ठीक है। हाँ, लैक्टिक अम्ल के संचय से पेशियों में उत्पन्न ऐंठन के कम किया जा सकता है, कैसे? तो इसको हम लोग गर्म जल से स्नान करके या मालिश करके। तो दोनों से उत्तर होगा, यानी बी और सी दोनों, ठीक है। एक व्यस्क व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो एक बार में वो 15 से 18 बार सांस लेता है, ठीक है। निम्नलिखित में से असत कथन की पहचान करें। तो जब किसी व्यक्ति को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है तो धीरे धीरे शोषण करने लगता है, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, ये गलत है। अंतर शोषण में उच्छ्वास दोनों के साथ साथ होता है, ठीक है। ऑक्सीजन के समृद्ध वायु में शरीर के अंदर लेना अंतर शोषण कहलाता है, ये भी सही है। कार्बन डाइऑक्साइड का समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्च शोषण कहलाता है, सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी गलत इसका उत्तर होगा ए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। भोजन में संचित ऊर्जा किस समय निर्मुक्त होती है? तो किस समय निर्मुक्त होता है? ये शोषण के समय। कब होता है? शोषण के समय, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। फेफड़े में स्थित होता है क्या? तो फेफड़ा में जो स्थित होता है वो होता है वक्ष गुहा। क्या होता है? वक्ष गुहा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि नमक एक बड़ी पेशीय सीट है जो छाती की गुहा का तल बनाती है, ठीक है, नमक, और शोषण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो क्या है? तो डायफ्राम। डायफ्राम नामक एक जो होता है, यहाँ पे डायफ्राम होगा। क्या होगा? डायफ्राम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉरी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये मानव में सांस लेते समय श्वसन अंतर श्वसन की प्रक्रिया स्पष्ट करने के लिए सही उत्तर क्या होगा?
तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा डी। ये वायु अंदर जाती है और पसलियाँ बाहर आती है तथा डायफ्राम नीचे जाता है, ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। उच्चवसन के समय पसलियाँ क्या होती है, तो नीचे की ओर गति करती है, तो इसका सही उत्तर होगा बी। लिखित में से सही क्या है, तो इसका होगा अंतःकरण एवं निष्कासन की गई वायु में ऑक्सीजन होती है, बिल्कुल सही है। ठीक है। कॉकरोच श्वास लेता है किसके माध्यम से, तो श्वासन माध्यम से। किससे लेता है, श्वासन माध्यम। ठीक है। श्वसन प्रणाली नामक नलियों के जाल का शोषण अंग निम्न में से किस में होता है, तो ये किस में होता है, ये होता है कीटों में। किस में होता है, ये कीटों में होता है। ठीक है। देख सकते हैं केचुआ अपने जो होता है त्वचा से शोषण करता है, किसे करता है, त्वचा से। ठीक है। पादप न्यूक्ली कथन विचार करिए, तो पादप में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय रंध्रों द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। मूल मृदा कणों के बीच खाली स्थान वायु आकाश में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन लेता है, बिल्कुल सही, दोनों कथन सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहीं तक समाप्त करते हैं आज हम लोग। अध्याय 7 अगले वीडियो में हम लोग ख़त्म करेंगे। ठीक है। तो आज के जितने भी क्लास हुए हैं, लगभग ये जो प्रश्न आए हुए हैं बीपीएससी के एग्ज़ामों में पूछे गए हैं विगत वर्षों में, और आने वाले समय में और भी जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें एनसीईआरटी ही पूछे जाएंगे। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी आप लोगों से कि इसको पूरी अच्छी तरह से कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।